हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं और ब्लड में हम सबसे पहले हमने ब्लड का तरल भाग पढ़ा है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के सामान्य गुण पढ़े और उसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद में हम रक्त के संगठित पदार्थ जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखे हैं, जिसमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को अभी तक हम देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स के साथ साथ आज हम रक्त के कार्य भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स होती हैं, ये रक्त में पाई जाने वाली एक छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम डिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इनका दूसरा नाम होता है, हिंदी में इनको बोला जाता है डिंबाणु और इसके अलावा इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। दोस्तों, इनको थ्रोम्बोसाइट क्यों कहा जाता है? तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो थ्रोम्बस अर्थात थक्के का निर्माण करना होता है। इसी कारण से इनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जो ये प्लेटलेट्स होती हैं, इन प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में अर्थात बोन मेरो में अस्थि मज्जा में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेगाकैरियोसाइट, जिन्हें कहते हैं मेगाकैरियोसाइट। तो इन कोशिकाओं के विखंडन से, जब ये कोशिकाएं टूटती हैं तो इनके विखंडन से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और जो ये प्लेटलेट्स होती हैं ये छोटे आकार की होती हैं, छोटे आकार की होती हैं और साथ साथ में गुच्छों में पाई जाती हैं, गुच्छों में पाई जाती हैं। जो इनका आकार होता है वो होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड में पाई जाने वाली सबसे छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 7 दिन का होता है। जीवन काल लगभग 7 दिन का होता है। और इसके अलावा यदि हम इनकी सामान्य संख्या देखें, यदि इनकी हम सामान्य संख्या देखते हैं तो इनकी सामान्य संख्या 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक हो सकती हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके कार्य। हम प्लेटलेट्स का जो सबसे मुख्य कार्य देखते हैं वो होता है रक्त का थक्का बनाना। तो दोस्तों, जो ये प्लेटलेट्स होती हैं इसके द्वारा कुछ पदार्थ स्रावित किए जाते हैं और वो पदार्थ होते हैं शरीर में रक्त का थक्का बनाने में। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो चोट लगने के पश्चात जब रक्त बहने लगता है तो उसका थक्का बनाने के लिए ये प्लेटलेट्स आवश्यक होती हैं। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त को बहने से या रक्त स्राव को रोकता है। ये इसका सबसे मुख्य कार्य होता है। तो अभी हमने देखा है कि जो ये प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं। दोस्तों, 2 शब्द होते हैं जिनमें से एक होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, और एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हम कब कहते हैं? जब किसी व्यक्ति में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका जो काउंट होता है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। अर्थात जो संख्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या होती है
वो सामान्य से क्या हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। और यदि किसी व्यक्ति में जो प्लेटलेट्स होती हैं उसकी संख्या होती है वो सामान्य से कम हो जाती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो डेंगू रोग होता है उसके अंतर्गत प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा है किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। और अभी हम देखने वाले हैं रक्त के सबसे मुख्य कार्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम देखेंगे रक्त के कार्य। तो आप सभी लोगों को रक्त के बहुत सारे कार्य पता होंगे, हम एक एक उन कार्यों को देखने वाले हैं। जब भी हम रक्त के कार्य पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो रक्त का कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन। जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो फेफड़ों से उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है वो रक्त के द्वारा किया जाता है। अर्थात ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिकाओं तक परिवहन होता है, ये रक्त का सबसे पहला कार्य है। यदि इसके बाद हम देखें तो हम देखेंगे कि जो ये ऑक्सीजन होती है ये श्वसन में काम में आती है, और श्वसन के पश्चात हमारी कोशिकाओं में गैसीय अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उत्पन्न होती है। तो उस गैसीय अपशिष्ट को हम फेफड़ों के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, तो कोशिकाओं से उसको वापस फेफड़ों तक लाने का कार्य होता है वो भी रक्त का होता है। अर्थात कोशिकाओं में उत्पन्न गैसीय अपशिष्ट CO2 का फेफड़ों तक परिवहन का कार्य होता है वो रक्त का होता है। इसके बाद में यदि हम देखें तो आप सभी ने सुना होगा कि जब भी भोजन को खाते हैं तो उसके बाद में उसका पाचन होता है, और पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है। तो अवशोषण के पश्चात जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है वो रक्त का होता है। अर्थात पोषक पदार्थों का कोशिकाओं तक परिवहन होता है वो रक्त का कार्य होता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जब भी कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उससे कुछ अपशिष्ट भी बनते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं, यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है। तो इन अपशिष्टों को अर्थात अपशिष्टों का वृक्क तक क्यों? क्योंकि वृक्क अर्थात किडनी होती हैं, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का सबसे मुख्य भाग होती हैं। तो वृक्क तक परिवहन का कार्य होता है वो भी रक्त का कार्य होता है। इसके अलावा यदि हम देखें कि जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन बनाती हैं और हार्मोन को रक्त में डाल देती हैं, और रक्त में डालने के पश्चात वो उनकी लक्ष्य कोशिकाओं तक, लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है। तो हार्मोनों का लक्ष्य अंगों तक परिवहन होता है, लक्ष्य अंगों तक परिवहन होता है, वो कार्य भी रक्त के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि और देखें हम तो जो रक्त होता है वो हमारे शरीर में
प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। तो शरीर को प्रतिरक्षा देना, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना रक्त का एक कार्य है। कैसे? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे रक्त होता है उसमें डब्ल्यूबीसी होती है और उन डब्ल्यूबीसी को हम सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो उसमें जो न्यूट्रोफिल होती हैं और उसके साथ साथ में मोनोसाइट होती हैं, अर्थात न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती हैं, ये भक्षाणु के रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से ये रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। और उसके साथ साथ में जो लिम्फोसाइट होती हैं, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और ये एंटीबॉडी होती हैं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। तो इस प्रकार से जो रक्त होता है शरीर को प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। उसके साथ साथ में यदि हम देखें तो हमने देखा था कि इसके अंतर्गत एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और वो प्रोटीन होती है शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करती है, प्राशन दाब को बनाए रखती है, अर्थात जल की मात्रा का नियंत्रण, मात्रा का नियंत्रण, ये भी रक्त का एक मुख्य कार्य है। इसके अलावा यदि हम रक्त का कार्य देखें तो हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण होता है, उसमें भी रक्त का मुख्य रोल होता है। वो तो तापमान नियंत्रण का कार्य, शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का कार्य भी रक्त का होता है। इसके अलावा और देखें तो शरीर की पीएच का नियंत्रण, यह भी रक्त का मुख्य कार्य होता है। तो ये हमने पढ़े हैं रक्त के मुख्य मुख्य कार्य। यदि इसके अलावा मैं आपको और एक कार्य बताऊं, यहां पर हम देखते हैं अभी हमने पढ़ा है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये चोट लगने के पश्चात रक्त का थक्का बनाती हैं जिससे कि रक्त का स्राव रोका जा सके। तो अभी हमने देखा है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकना, ये भी रक्त का एक मुख्य कार्य है। एक और कार्य देखें तो जो रक्त होता है, रक्त की जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी पर एंटीजन पाए जाते हैं, आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन रक्त समूह का निर्धारण करता है। तो रक्त समूह का निर्धारण करने का जो कार्य है वो भी रक्त का ही होता है। तो ये सब कुछ हमने पढ़े हैं रक्त के कार्य। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं और उसके साथ साथ में रक्त के मुख्य मुख्य कार्य। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि ये वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी वास्तव में आवश्यकता है। धन्यवाद।